नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। तो यूक्रेन में दहशत में लोग हैं और आज अपने इस खास पेशकश में हम इसी पर बात करेंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के जो हालात बन रहे हैं उसको कैसे देखा जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है वो दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। ऐसे में दोनों ही देशों के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। दोनों ही देशों के बीच बन रहे हालात के चलते तीसरे विश्व युद्ध की आशंका लगातार सता रही है। अब भारत के करीबन 20,000 ऐसे नागरिक हैं जो कि यूक्रेन में रहते हैं। इसमें अधिकतर छात्र हैं। भारत सरकार की ओर से यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसमें पूर्वी यूक्रेन में लगातार हो रहे बम धमाके के बाद वहां से लोगों का तो पलायन ही शुरू हो गया है। लोग बस और गाड़ियों में सवार होकर के पोलैंड बॉर्डर की ओर अब रुख करने लगे हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन और रूस के बीच बने जंग के हालात पर चिंता भी जाहिर की है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले की तैयारी में हैं। अब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शनिवार को रूस को चेतावनी भी जारी कर दी है। कमला हैरिस ने यह कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो उसकी अभूतपूर्व आर्थिक कीमत उसको चुकानी होगी। तो वहीं कमला हैरिस ने आगे यह भी कहा है कि हमले से यूरोपीय देश अमेरिका और नजदीक आ जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि रूसी बल आने वाले हफ्ते में यूक्रेन पर हमला करेंगे। तो आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर क्या इसको देखा जाए। रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो जारी तनातनी है ये कहां जाकर के रुकेगी और क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर इस समय विश्व खड़ा हुआ है। क्योंकि यूक्रेन को लेकर के इस समय जो विवाद है रशिया के साथ में, चूंकि नाटो का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता है यूक्रेन को रशिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि जैसे ही नाटो का हिस्सा बनेगा यूक्रेन, दखल अंदाजी यूरोपीय देशों की बढ़ेगी। यूरोपीय देशों का जो वर्चस्व है वो यूक्रेन के अंदर होगा और ऐसे में रशिया कभी इस बात पर सहमत नहीं होगा और इसलिए वो लगातार यूक्रेन पर दबाव बना रहा है। और वहां पर आप देख रहे हैं कि जो हालात हैं वो युद्ध के बने हुए हैं। लाखों की संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। कुछ इलाके ऐसे हैं पूर्वी यूक्रेन के जहां पर बमबारी भी शुरू हो गई हैं और ऐसे में अब जाहिर है कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनके सामने बड़ी चुनौती यह है कि वो वहां से कैसे बाहर निकलें। आप बसों में, टैक्सियों में, ट्रेन में बैठ करके लोग उन इलाकों को खाली करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह की गंभीर परिस्थितियां बन रही हैं उसमें भारत के नजरिए से भी अगर आप देखेंगे तो भारत के लगभग 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर हैं। अब उन सबको सुरक्षित वापस लाने का भी एक बड़ा चैलेंज इस समय भारतीय सरकार के सामने रहेगा। और ये जिस तरह से हो रहा है अभी वहां पर या जो परिस्थितियां बन रही हैं वो आगे किस रुख में रहेंगी या किस करवट बैठेंगी ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में इस तरह से किसी भी तरह के युद्ध की शुरुआत होती है तो निश्चित मानिए कि इसका जो परिणाम है वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा और पूरी दुनिया में इसका जो इम्पैक्ट है वो देखा जाएगा। वजह इसके पीछे की चाहे जो हो या जिस भी वजह को लेकर के आप समझ रहे हैं कि इस तरह के जो हालात हैं वहां पर बन रहे हैं, लेकिन ये तय मानिए कि इसका जो असर है वो वैश्विक तौर पर को मिलेगा। और इसलिए चाहे यूरोपीय देश हो या फिर रशिया हो जो कि इस बात को लेकर के लगातार जो अपना पक्ष है वो रख रहा है और जो इस तरह की गतिविधियां बॉर्डर्स पर देखने को मिल रही हैं वो इस बात की भी तस्दीक कर रही हैं कि ये हालात फिलहाल अभी सामान्य होने वाले नहीं नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन को लेकर के जो विवाद है वो और अभी गहराता हुआ दिख रहा है। हर तरफ से आप देख रहे हैं कि घेरेबंदी, मोर्चेबंदी रशिया के द्वारा यूक्रेन की जा रही है। चाहे उसने अपने नौसैनिक या जहाजों का जो बेड़ा है उसको एक्टिव कर दिया हो या फिर जो बॉर्डर्स हैं वहां पर टैंक्स की या फिर वहां पर जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उनको बढ़ाने की बात हो। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार आपको विगत कई दिनों से दिख रही हैं। और अहम ये भी है कि अब तो लोगों ने वहां से पलायन या फिर वहां पर उन इलाकों को खाली करना भी शुरू कर दिया है, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वहां पर अभी जो हालात हैं वो जल्दी सामान्य होने वाले नहीं हैं। तो नेटो की सदस्यता को लेकर के दरअसल ये पूरा विवाद है और इसी को लेकर के रशिया ये नहीं चाहता है कि नेटो का सदस्य बने यूक्रेन, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि जो रशिया है उसके लिए भी जो नई चुनौतियां हैं वो खड़ी होंगी। क्योंकि नेटो का सदस्य बनते ही यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपियन यूनियन है, उन सबका जो इन्फ्लुएंस है वो यूक्रेन में सीधे तौर पर देखने को मिलेगा और रशिया ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। और इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो एक्टिवनेस है इस समय या फिर इस तरह की जो हालात इस समय बन रहे हैं वहां पर वो आपको युद्ध की तस्दीक करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गोला
बमबारी, ये सब भी कुछ पूर्वी यूक्रेन के इलाके हैं जहां पर शुरू हो चुकी हैं और अब परिस्थितियां तो ऐसी बन गई हैं कि ये एक बड़े युद्ध के तौर पर भी आपको तब्दील होता हुआ दिखेगा। लेकिन ये स्थितियां रुकेंगी कहां पर जाकर के और इसका वैश्विक तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग हिस्सों में इसको किस तरह से देखा जा रहा है, कोशिश आज हम करेंगे इस पर चर्चा करने की कि आखिर ये परिस्थितियां जो बनी हैं उसके पीछे के दरअसल असल कारण क्या हैं और जो दिख रहा है क्या सिर्फ इतना ही भर है या इसके पीछे के कुछ और भी ऐसे कारक हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर हैं। क्या सिर्फ नेटो की सदस्यता को लेकर के ही ये पूरा विवाद है या इसके पीछे की कुछ और भी जो वजह हैं वो दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो स्थितियां इस समय बन रही हैं, आज हम भी इसी पर चर्चा करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं आप। यूके देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राजेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूक्रेन से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र प्रताप जी, आपका भी स्वागत है। सलिल रायस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूक्रेन से लौटे हुए आप छात्र हैं। सलिल, आपका भी स्वागत है। यूके देवनाथ जी, सबसे पहले मैं आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, थोड़ा स्पष्ट शब्दों में, चूंकि लोग भी ये जानना चाह रहे हैं, ये जो इस समय हमको स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, असल कारण क्या है? सिर्फ इतना कि नेटो को लेकर के, इसकी सदस्यता को लेकर के विवाद है या कुछ और भी वैश्विक चीजें हैं जो इसके पीछे काम कर रही हैं? थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को। जी हाँ, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि दर्शकों को पता होना चाहिए कि यूक्रेन जो है पहले 1991 के पहले वो रशिया का ही एक प्रांत था। 1991 में जब रशिया कमजोर पड़ गया तो रशिया के काफी जो प्रांत थे वो रशिया से अलग हो गए। यूक्रेन भी उस वक्त रशिया से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्वाधीन देश बन गया। लेकिन यूक्रेन आजाद देश बनने के बावजूद यूक्रेन का जो पूर्वी भाग था और यूक्रेन का जो क्रीमिया स्टेट था, वहां पर रशियन मूल के निवासी ज्यादा थे। इस वजह से यूक्रेन के पूर्वी भाग में और यूक्रेन के दक्षिण में जो क्रीमिया प्रांत जगह थी, वहां पर काफी दबाव था कि यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ मिलजुल कर रहे। इसीलिए 2014 में रशिया ने एक क्रीमिया पर अपना आधिपत्य बना लिया और तब से अब तक यूक्रेन और रशिया के बीच में एक टेंशन चल रही है। अभी हाल फिलहाल में ही पूर्वी जो यूक्रेन है वहां पर रशियन समर्थक जो उपद्रवी हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी और वह यह आशंका कर रहे हैं कि रशिया की जो फौजें हैं वो पूर्वी यूक्रेन में घुसकर वहां पर रशियन जो उग्रवादी हैं, रशियन सपोर्टेड जो उग्रवादी हैं, उनके साथ मिलकर हमला करके यूक्रेन पर एक ऐसी सरकार का गठन करेंगे जो कि रशिया सपोर्टेड गवर्नमेंट हो। और बात ऐसी चली है कि अभी जो यूक्रेन में सरकार है वह रशिया की सरकार से थोड़ा मेल मिलाप कम रख रही है, उसका झुकाव यूरोप की तरफ ज्यादा है। यूक्रेन की जो प्रेजेंट सरकार है वह चाहती है कि वह यूरोप में नेटो की सदस्यता ले ले और इस तरह से अपने को रशिया के खिलाफ थोड़ा ज्यादा मजबूत बना ले। तो आज की तारीख में रशिया को इसी बात पर ऐतराज है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन किसी भी हालत पे नेटो की सदस्यता ग्रहण ना करे। अब पिछले 3-4 दिनों से दोनों ही पक्षों में काफी डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है और शायद मामला युद्ध की तरफ जाते 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 थोड़ा सा धीमा पड़ गया है। रशिया अब इस चीज पर थोड़ा सा एग्री हो गया है, दिखावा कर रहा है कि वह अपनी फौजों को आस्ते आस्ते यूक्रेन की सीमा से और बेलारूस से पीछे हटा रहा है। इसी तरह से जो पश्चिमी देश हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने भी थोड़ा सा अपना दबाव यूक्रेन को
नेटो ज्वाइन करने से थोड़ा सा दबाव कम कर लिया है, और वह भी बातचीत के जरिए रशिया को यह बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी कुछ समय के लिए यूक्रेन को हम नेटो में शामिल नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर इसी तरह से डिप्लोमेटिक बातचीत आगे बढ़ती रही तो शायद दुनिया एक भयंकर युद्ध की परिस्थिति से आस्ते आस्ते अपने को बचा लेगी। चलिए, कुछ और इसकी तकनीकी पहलू हैं वो भी मैं आपसे समझूंगा, आप बहुत बेहतर तरीके से इसको और समझा पाएंगे, लेकिन दो शख्स मेरे साथ और हैं, थोड़ा उनसे भी मैं चर्चा करता हूं। राजन चूंकि मेरे साथ जुड़े हुए, राजन प्रताप जी। राजन, इस समय आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, या फिर अभी जो हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है उन्होंने बड़े विस्तार से इसको समझाया, लेकिन आप तो यूक्रेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, इस समय वहां पर क्या स्थिति है और आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं, अगर आप बता पाए। नमस्कार सर। अभी जैसे कि मैं यूक्रेन में ही हूं और यहाँ की सिचुएशन डेली मैं देख रहा हूं, तो मैं अभी रिसेंटली जैसे कि यहाँ के मॉल्स में भी गया था, यहाँ के मेट्रोज में भी गया हूँ, रोड पे भी ट्रैवल करता हूँ, डेली हम लोग सामान भी खरीदते हैं। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके, इन सब चीजों को देख के, और यूक्रेनियन कई ऐसे मेरे मित्र हैं जिनसे मेरी बात भी होती है, तो उन लोगों से भी बात करके और ये सारी चीजों को देख के बहुत ज्यादा ऐसा महसूस नहीं होता है कि यहाँ के लोग मतलब डरे हुए हैं या फिर कुछ ऐसा स्थिति हो। लेकिन अगर आप न्यूज चैनल्स वगैरह को देखें और बॉर्डर लाइन को देखें जो यूक्रेन और रशिया का है, या बेलारूस साइड में है जो यूक्रेन का बॉर्डर शेयर करता है, तो बॉर्डर वाला जो एरिया है वो काफी कॉन्फ्लिक्ट वाला मतलब एरिया है, और वहां पे काफी दबाव महसूस हो रहा है। और न्यूज के ही चैनल के थ्रू हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ जैसे मैं अभी यूक्रेन की राजधानी कीव से में बैठा हुआ हूँ, और हम लोग यहाँ से अभी रिसेंट तक हम लोग ऑफलाइन क्लासेस मतलब क्लास में जाके पढ़ाई कर रहे थे। अभी एक वीक से हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं इसी मतलब वॉर और टेंशन को लेके। तो सर बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोग राजधानी में कीव में बहुत ज्यादा चिंतित हैं और बहुत ज्यादा परेशान है सर। सलील भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलील, आप यूक्रेन से लौट आए हैं, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया? चूंकि राजन कह रहे हैं कि लोगों के अंदर वो पैनिक चीजें नहीं है, या लोग उतना परेशान नहीं है जितना जो इंटरनल रिपोर्ट्स या फिर जब मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि हाँ बॉर्डर्स पर इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं। लेकिन आप तो वहां से लौटे हैं, आपका क्या खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है और आपने क्या महसूस किया वहां पर? मैं चाहूंगा कि आप इसको बताएं। सलील, मेरे को भी यही लगता है कि लोग वहां इतना ज्यादा पैनिक नहीं कर रहे हैं। मतलब मीडिया में ज्यादा कवरेज किया जा रहा है, ज्यादा दिखाया जा रहा है युद्ध को लेके। बाकी वहां अगर आप आम जिंदगी को देखेंगे, वहां जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि लोग वहां उसी तरह से जीवन जी रहे हैं जैसे पहले जीते। उन लोगों को नहीं कुछ लग रहा है कि युद्ध होने वाला है या नहीं होने वाला है। उन लोगों के लिए वही सामान्य जीवन चले आ रहा है। बाकी जो बाहर दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, जैसे इंडिया के लोग रह रहे हैं, अदर कंट्री के जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को जरूर लग रहा है, उन लोग जरूर चाह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें, जिस हिसाब से मीडिया में बताया जा रहा है। क्योंकि अगर ऑप्शन है हमारे पास तो हम बेटर ऑप्शन को ही चुनना प्रीफर करेंगे। नहीं, लेकिन सलील आप तो आ गए ना यूक्रेन से, यहाँ पर वापस आए, मतलब इसके पीछे कुछ तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, आपको लगा होगा कि परिस्थितियां सही नहीं है, माहौल सही नहीं है, अभी वापस चलना ठीक है, इसलिए आप वहां से वापस आए। और क्या आप इस विषय में और क्या बता सकते हैं? ये बात तो सही है कि जिस हिसाब से दिखाया जा रहा था, और जैसे 14 तारीख को वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला कि भाई यहाँ मतलब 16 तारीख को रसिया इन्वेड करने वाला है, हम उसके रूप में उस दिन एकता दिवस मनाएंगे, सभी जगह झंडा फहराया जाएगा। तो उसको देख के ये तो लग रहा था कि अंदर ही अंदर कोई बात, इससे अच्छा है कि बात बढ़े, उससे अच्छा हम पहले अपने घर पहुंचे, क्योंकि वहां चलिए, यूके देवनाथ जी, एक चीज थोड़ा सा मुझे और समझाइए, और हमारे दर्शकों के लिए भी, ताकि वो ये समझ पाएं कि ये जो स्थितियां हैं उसके पीछे के असल कारण क्या है। एक तो नाटो में शामिल होना, इसको लेकर के रशिया की अपनी जो चिंता है वो जायज है, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद जब हम लोग देखते हैं तो उसमें यूक्रेन का अपना एक, अगर हम देखें तो एक अलग तरीके का अपना एक वो आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस है। क्या अभी ये जो स्थितियां बन रही हैं, नाटो तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पीछे का एक कारण है, लेकिन
क्या यूक्रेन को एक बार फिर से रशिया में किसी तरह से शामिल कर लिया जाए? क्या इस दिशा में बढ़ता हुआ प्रयास, इसको हम ऐसे देख सकते हैं क्या यूके देवनाथ जी? जी हां, आपने जैसा बताया, रशिया चाहेगा कि यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ मिलजुल कर रहे। डिप्लोमेटिक परिस्थितियां अभी ऐसी हैं कि यूक्रेन को वापस रूस में शामिल करना और उसको जो पहले हम कहते थे कि यूएसएसआर उसका एक अंश बनाना, वह अभी संभव नहीं है। लेकिन हां, रशिया, व्लादिमीर पुतिन वह चाहेंगे कि यूक्रेन जो है वो रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे। रशिया चाहता है कि उसका जो ईस्टर्न वेस्टर्न फ्लैंक है जो कि यूरोप के साथ है, और जो उसका दक्षिणी फ्लैंक है, वहां पर जितने भी राष्ट्र हैं वो ऐसे राष्ट्र हों, ऐसे स्टेट हों जो कि रशिया के समर्थक हों, रशिया पर डिपेंडेंट रहें और रशिया के बोलने पर ही अपना इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक योगदान दें। रशिया चाहता है, खासतौर से मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन, उनकी जो पर्सनैलिटी है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग राष्ट्रपति के रूप में अपना पद चिन्ह दुनिया पर छोड़ना चाहते हैं। वह रशिया की फ्यूचर जनरेशंस को बताना चाहते हैं कि एक समय रशिया एक बहुत बड़ा एम्पायर था, एक समय था जब रशिया एक सुपर पावर था और बीच में थोड़े दिनों के लिए रशिया कमजोर पड़ा, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रशिया फिर से एक महान राष्ट्र बन गया है। वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज दुनिया में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अब आप देखिए, रशिया जो है यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई करता है, पेट्रोल डीजल सप्लाई करता है। तो यूरोप की जो इकोनॉमी है, जर्मनी की इकोनॉमी आप देख लीजिए, जर्मनी जो है वो रशिया के ऊपर करीबन 40% एनर्जी सप्लाईज के लिए डिपेंड करता है। जर्मनी कभी भी नहीं चाहेगा कि एक युद्ध हो, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो रशिया शायद अंडर प्रेशर अपनी जो गैस पाइपलाइंस हैं जिससे पेट्रोल डीजल और गैस वो यूरोप, जर्मनी, फ्रांस की तरफ भेजता है, शायद वो बंद कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर युद्ध हो तो पश्चिमी देश अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब मिलकर रशिया के ऊपर बहुत भयंकर आर्थिक दबाव बनाएं और रशिया उस आर्थिक दबाव से तिलमिलाकर हो सकता है ऐसे कदम ले जिससे कि विश्व की इकोनॉमी, खासतौर से वेस्टर्न देशों की इकोनॉमी डगमगा जाए। तो लेकिन जैसे कि मेरे साथ जो दूसरे सहयोगी अभी चैनल पर हैं, उन्होंने बताया कि अभी पिछले 48 घंटों में काफी ऐसे इंडिकेशन मिले हैं कि यूक्रेन के लोग, यूक्रेन की जो सरकार है वह बहुत ज्यादा घबराई हुई नहीं है। देखिए, ये विश्व के समुदाय को समझना पड़ेगा कि यह जो टेंशन है रशिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में, ये 2014 से ही चला आ रहा है, जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जब रशिया ने पूर्वी यूक्रेन में रशियन समर्थित उपद्रवियों को मदद देकर खलबली पैदा कर दी। तो तब से लेके अब तक छोटे छोटे स्कर्मिश में 14,000 नागरिक यूक्रेन के मारे जा चुके हैं। तो ऐसी कोई खास विपदा आने वाली नहीं है, यह दुनिया के सारे मिलिट्री लीडर्स समझते हैं। देखिए, मैं भी मिलिट्री में था, मैं एयरफोर्स में था। युद्ध एक ऐसी चीज है जिसको आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको बाद में युद्ध को कैसे बंद करें, अपने कदम को युद्ध शुरू करने के बाद अपने कदमों को कैसे पीछे खींचे, यह दुनिया भर के मिलिट्री लीडर्स जानते हैं कि बहुत ही कठिन मामला है। इसीलिए फिलहाल अमेरिका, इंग्लैंड ने बार बार कहा है कि वह आर्थिक प्रतिबंध, भयंकर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। तो आप देखिए, मेरा जो मानना है
और दुनिया के जो न्यूट्रल मिलिट्री लीडर्स हैं, जो कि सारी दुनिया से इस स्थिति के ऊपर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, हम सब यह आशा कर रहे हैं कि मामला युद्ध की स्थिति तक नहीं जाएगा। रूस अपनी मिलिट्रीज को इतनी बड़ी तादाद में वहां डिप्लॉय कर चुका है। कल ही रूस ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का सक्सेसफुल परीक्षण किया। रूस जानता है कि शायद अपनी मिलिट्री ताकत को दिखाकर ही बगैर युद्ध लड़े वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक एम है उसमें कामयाब हो जाएगा। रूस का स्ट्रेटेजिक एम है कि यूक्रेन रूस के साथ रहे, यूक्रेन नेटो को ना ज्वाइन करे, और शायद फिलहाल आज अभी इस समय ऐसा लग रहा है कि बिना युद्ध लड़े रशिया अपनी इस पैंतरेबाजी में सक्सेसफुल हो जाएगा। जी चलिए, हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि युद्ध ना हो, और युद्ध तो वैसे भी कोई नहीं चाहेगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। हालांकि इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं, उम्मीद ये जताई जा रही है कि ऐसी परिस्थितियां युद्ध तक नहीं पहुंचेंगी, लेकिन अभी नजर रखनी होगी और देखना ही होगा कि अगला स्टेप दोनों देशों की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या लिया जाता है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।